हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। कैसे हैं बच्चे? आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टुडेस टॉपिक इज वर्क स्टडी। लेट्स गो। तो पिछले वीडियो में आपने क्या देखा? मैं बैक ले चलता हूं आपको। साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर्स की बात कर रहे थे। यहाँ पर कॉमन टेक्निक्स देख ली हमने। फंक्शनल फोरमैनशिप 1 देखा, स्टैंडर्डाइजेशन सिम्प्लिफिकेशन 2 देखा। आज हम देखने वाले हैं वर्क स्टडी और अगला हम देखेंगे उस साथ ही में डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सो 2 टॉपिक आज हम कवर करने वाले। ओके, लेट्स गो। वर्क स्टडी क्या है? इट इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। वर्क स्टडी कहता है कि ये पक्का करता है आपको कि आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा और आपकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम होगी, कम। और इससे ऐसा अगर आप वर्क स्टडी का करते हैं तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा हर फैक्टर में। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वर्क स्टडी में आपको काम पे क्या क्या स्टडी करनी है। इसका मेन इफेक्ट है आपका प्रोडक्शन इंक्रीज एंड विद मिनिमम कॉस्ट। हर कोई आदमी चाहता है मेरे प्रोडक्शन ज़्यादा हो और कॉस्टिंग कम आए, तो दिस इज द कीवर्ड। प्रोडक्शन बढ़ेगा और कॉस्टिंग कम आएगी। आइए चलते हैं, देखते हैं फटीग स्टडी क्या होती है। These techniques of scientific management is conducted to find out the frequency of rest intervals. Fatigue मतलब थकान। ये स्टडी ये बोलती है कि हमें ये देखना है कितना रेस्ट देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, रेस्ट का समय मतलब फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम कितनी बार हमें रेस्ट देना चाहिए और उस रेस्ट का कितना समय होना चाहिए और कितने नंबर्स के इंटरवल होना चाहिए। जैसे स्कूल में आपको पता है बच्चों, इंटरवल 1 होता है। अगर आपको 4 मिल जाए तो वो ऐसे मजे हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता बिकॉज जितना टाइम है उसके अनुसार एक इंटरवल इनफ है। आई एम सॉरी। अब हम बात करें आगे, तो फटीग स्टडी का मतलब ये हुआ कितना रेस्ट मिलना चाहिए, उसका कितना समय होना चाहिए। ओके, अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड। एक इंसान जरूर थकता है जब वो काम करता है लंबे समय के लिए। थकता है, टायर्ड, लंबे समय के लिए। देयर इज ऑलवेज नीड ऑफ रेस्ट। हर आदमी को रेस्ट चाहिए। एंड दैट शुड बी नॉट डिसाइडेड बाय द विश। अब मैनेजर की इच्छा से रेस्ट नहीं मिलना चाहिए या उसके एक्सपीरियंस से रेस्ट नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए एक साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। फटीग स्टडी को हम कंडक्ट करें। जब हम कंडक्ट करेंगे फटीग स्टडी, टेलर साहब हमें कहते हैं कि आप ऑब्जर्व करो एक वर्कर को जब वो काम कर रहा है। नोट डाउन करो टाइम व्हेन दैट वर्कर स्टार्ट गेटिंग टायर्ड। आप लिख लो कब वो टायर्ड हो रहा है। 4 घंटे बाद हो रहा है, 3 घंटे बाद हो रहा है, 5 घंटे बाद हो रहा है। व्हेन इज इफिशिएंसी लेवल स्टार्ट डिक्रीजिंग, जब उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, ऐसे में उसको एक छोटा सा ब्रेक दे दो और इस टाइम को आप नोट कर लो। ठीक है, कि आपको रेस्ट इंटरवल कितना आपको टाइम दिया है। ड्यूरिंग ब्रेक आफ्टर हाउ मच टाइम द वर्कर बिकेम फ्रेश। और फिर वो ब्रेक के बाद कब वो फ्रेश हो जाता है और रीजॉइन कर लेता है। जैसे इंटरवल आपको कब स्टार्ट होता है और फिर कब बंद होता है, तो उस टाइम कितना टाइम आपको मिलता है। स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम नोट कर लो। सो द फ्रीक्वेंसी टाइम ऑफ द रेस्ट इंटरवल इज फिक्स्ड। फिर आपका फिक्स हो जाएगा। जैसे इंटरवल फिक्स होता है स्कूल में 30 मिनट्स या 20 मिनट्स जो भी है। और ऑब्जर्व करो वर्कर डेफिनेटली, और वर्कर्स पे ऑब्जर्व करते रहो साइंटिफिक तरीके से कौन कितना फ्रेश फील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 3 शिफ्ट, अगर मान लीजिए आपकी फर्म में 3 शिफ्ट है काम करने की। इट आफ्टर 1 शिफ्ट, एक शिफ्ट के बाद वर्कर टायर्ड हो जाता है, ही कैन असाइन फर्स्ट देन 3rd शिफ्ट। बहुत बढ़िया बात। 3 टुकड़ों में काम होता है। मान लीजिए 9 घंटे की शिफ्ट है, 3-3 घंटों में। जैसे शिपिंग कंपनी क्या करती है, 4-4 आवर्स जॉब देती है। अब आप बोलेंगे सर 4 आवर इतना कम। अरे नहीं रे, 4 आवर्स देती है, 4 आवर्स रेस्ट देन 4 आवर्स। ऐसा क्यों करती है? ताकि अलर्टनेस चाहिए वहाँ पे, अलर्टनेस। ओके, सेम वैसे ही फर्म के ऊपर डिपेंड करता है। एक फर्म एक शिफ्ट में कराती है, फिर आपको दूसरी शिफ्ट में रेस्ट दे सकती है, तीसरी शिफ्ट में फिर आपको बुला सकती है, राइट। तो ये आपका पूरा समझ में आ गया फटीग स्टडी क्या है। फटीग स्टडी का फाइनली छोटे रूप में हम देखें कि कितना व्यक्ति को रेस्ट देना है। स्कूल में बच्चे थक जाते हैं, इसीलिए तो इंटरवल करते हैं ताकि थोड़ा खा लें, इंजॉयमेंट कर लें, रिफ्रेश हो जाए। ओके, फटीग स्टडी की कीवर्ड की बात करें तो टू सेट रेस्ट इंटरवल, कितना रेस्ट मिलना चाहिए। टू सेट नंबर, कितना बार मिलना चाहिए और कितना समय, कितना बार कितना समय का मिलना चाहिए। नेक्स्ट स्टडी की हम बात करते हैं वर्क स्टडी में। फटीग स्टडी के बाद मैथड स्टडी क्या है। द मैथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट
वन बेस्ट मेथड, एक ऐसा तरीका ढूंढे और ऐसा कि वो जिस तरीके से अगर काम किया जाए उससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती हो और हमारा रिसोर्स मैक्सिमम यूज़ होता हो। वेरी इंपॉर्टेंट, तरीका ढूंढना है, मेथड मीन्स तरीका। टेलर साहब कहते हैं कि जो भी आपका तरीका होगा वो डिसाइड ना हो रूल ऑफ थंब। बहुत बढ़िया बात की, ये तो मैं जानता हूँ, यही तरीका। जैसे मैथ्स की बात करते हैं, टीचर कहता है क्लास में एक बच्चे को कि तूने ऐसे क्यों सम्स किया, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही है। So finally, if the answer is right, then the method is right, because in maths, you know, there are a lot of methods are there. So that like teacher should not force a student that these methods should be applicable in the notebook. Otherwise, I will not give the marks. So that is a wrong attitude of the teacher. If the student is getting tuition from any other faculty and he is quite doing from the other method, so he can present the answer from that method. So my concern is rule of method, rule of thumb मतलब नहीं यही ऐसा ही method use करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मेथड हमारे लिए अगर हम प्रोडक्शन करें किस चीज़ का, उससे हमारी कॉस्ट कम आती हो, रिसोर्स का बेस्ट यूज होता हो, उसी मेथड से हमें काम करना है। बट ऑल दी मेथड मस्ट बी ट्राइड, लेकिन सभी मेथड को सबसे पहले आप ट्राई करें संस्था में, जो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा उसी को आप सेलेक्ट करें। चलते हैं आगे। टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर आर सर्टेन पैरामीटर, एक बेस्ट वे ढूंढने के लिए कुछ पैरामीटर बना लिए हैं। तो आप क्या कीजिए, कुछ कच्चा माल ले लीजिए और फाइनल प्रोडक्ट तक डिलीवर्ड है उस तक पूरा प्रोसेसिंग करने के लिए ले लीजिए। टेलर कहते हैं कि आप उसको असेंबली लाइन में यूजिंग मेथड स्टडी कीजिए। ऑब्जेक्ट हमारा मेथड स्टडी का ये है कि हमारी कॉस्ट कम से कम आए। सबसे बड़ी बात यहाँ भी लिखा होता है ऊपर, वन बेस्ट मेथड मिनिमाइज। देखो आप जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपकी कॉस्टिंग अगर कम आएगी तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा और आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर खुश होना चाहिए आपके बने हुए सामान से। फोर्ड मोटर यूज़ करती है कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्ड मोटर अगेन एक अच्छा एग्जांपल है। आज एक सीधी सी बात है, हम बाइक खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं, बाइक का लुक, एफिशिएंसी, सर्विसेज, सब चीज़ देखते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन फॉर शूज़ की बात करते हैं, कैन बी लेबर इंटेंसिव मेथड, मशीन इंटेंसिव। दो होते हैं जूतों का प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव और मशीन इंटेंसिव। मशीन से भी हो सकता है, लेबर से भी हो सकता है, लेकिन कौन सा बेस्ट मैनेजमेंट है इसके लिए हमें कॉस्ट देखनी है। बिल्कुल, अगर हम लेबर ज़्यादा लगाएंगे तो हो सकता है महंगा पड़ जाए। तो बोथ द मेथड कंपेयर करो, दोनों को लगा के कंपेयर करो, और जो आपका रिसोर्स वेस्ट नहीं हो और हमारी कॉस्ट कम आती हो, है ना, वही मेथड हम यूज़ करेंगे। सो फाइनली मेथड का मतलब हो गया शॉर्ट फॉर्म में तरीका, जिस तरीके से हमारी कॉस्ट कम आनी चाहिए, एक बेस्ट तरीका ढूंढना है और हमारा रिसोर्स पूरा यूज़ होना चाहिए। ओके, फाइंडिंग द बेस्ट वे, कौन सा बेस्ट वे है काम करने का, कीवर्ड। सेलेक्टिंग द मेथड जिससे कॉस्ट कम, मैक्सिमम क्वालिटी, सेटिस्फाइड कस्टमर, और डाइवर्सिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन। असेंबली लाइन का मतलब जो जैसे असेंबली लाइन को डाइवर्स करो, उसको चेंज करो। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेथड स्टडी के बाद टाइम स्टडी की। व्हाट इज टाइम स्टडी? द टेक्निक्स ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव टाइम स्टडी। ये जो टेक्निक है वो हमारा उद्देश्य क्या है टाइम स्टडी का बताते हैं। एक तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम किसी काम को करने के लिए होना चाहिए कि इतना टाइम। तो आप जैसे कि मैं बताऊँ आपको, एग्जाम के क्या होता है, 3 घंटे का पेपर ही होता है, चाहे वो अच्छा बच्चा हो, चाहे वो बहुत होशियार बच्चा हो, चाहे वो एवरेज बच्चा हो। इसका मतलब स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया बोर्ड ने, 3 घंटे में आपको पेपर करना है। अब कोई बच्चा धीरे लिखता है, उसको पूरा पेपर आता है, पर वो बाद में बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो ना, मैं कर लेता हूँ। क्या मिलता टाइम? नहीं मिलता। ऐसा आपने 10th क्लास में देखा होगा। सो फाइनली वी शुड अंडरस्टैंड देयर इज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द पेपर, दैट इज 3 आवर्स। सो फाइनली ये कहते हैं टेलर साहब की स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए किसी काम को करने के लिए। आप कुछ स्टैंडर्ड टारगेट भी सेट करें वर्कर के लिए, इतना तो आपको बना के देना पड़ेगा। चलते हैं आगे। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, ये भी आपको पता होना चाहिए कितने लोग चाहिए इस काम को करने के लिए। ऐसा नहीं है आप लोग ज़्यादा लगा लें तो आपको क्या होगा, चीज़ महंगी बनेगी, राइट। हम बात करें प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कैटेगराइज द वर्कर इन इफिशिएंट एंड अनइफिशिएंट कैटेगरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। अब काम जब हम लोगों को लगाते हैं तभी पता लगता है कौन काम कितना अच्छा कर रहा है, कौन काम कितना धीरे कर रहा है। तो 2 कैटेगरी बना लो, अच्छे लोगों के काम करने की और एवरेज लोगों के काम करने की। फिर आप उनको क्या उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। टेलर साहब ने क्या बोला कि टाइम जो किसी काम को करने के लिए चाहिए होता है वो ऐसे डिसाइड अपने मन से ना हो। बिल्कुल, अब तुम चाहो किसी चीज़ को काम को बहुत फास्टली कर ले, ऐसा नहीं होता। मैनेजर का विश नहीं होना चाहिए। टाइम स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड। कुछ 10 लोगों को आप दे दो सेम काम करने के लिए, वो और टाइम नोट डाउन कर लो कितने टाइम में करते हैं, फिर आप उसको स्टैंडर्ड टाइम में फॉर्मेट में डाल सकते हैं। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक स्टडी करके तैयार कर सकते हैं।
एवरेज टाइम निकाल सकते हैं। ओके, तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि टाइम स्टडी में आपको 10 लोगों को, वर्कर को काम देकर फिर उसका एनालिसिस करना है कितने टाइम में काम होता है, फिर आपको टाइम के अनुसार ही काम देना है, कितने टाइम में आपको ये काम करना है, प्लस आपको ये भी देना है कि स्टैंडर्ड टारगेट सेट करना है, इतना काम तो आपको करना ही करना है। दूसरा, वर्कर कितने चाहिए काम के लिए वो मालूम होना चाहिए। तीसरा, कुछ इफिशिएंट अनइफिशिएंट वर्कर में आपकी कैटेगरीज बनी हुई होनी चाहिए। चलो, तो फाइनली अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा। तो कीवर्ड की बात करते हैं, टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम पता लग करें, ये क्यों कर रहे हैं हम टाइम स्टडी, स्टैंडर्ड टाइम पता करने के लिए, और स्टैंडर्ड टारगेट, दोनों चीजें हमें मालूम है, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टारगेट और नंबर ऑफ वर्कर। बहुत बढ़िया बात, एक काम को कितने समय में पूरा करेंगे, कितने समय में कितने यूनिट बन सकती है और कितने लोग उसके लिए चाहिए। तो फाइनली दिस इज गुड वन। चलते हैं आगे, व्हाट इज मोशन स्टडी। अब हम बात करते हैं मोशन स्टडी क्या है। साइंटिफिक टेक्निक्स कहते हैं, टेलर साहब कहते हैं मोशन स्टडी जरूर कंडक्ट करें। अब ये मोशन क्या है, मोशन का मतलब तो मूवमेंट होता है। आइए देखते हैं। टू डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर, वर्कर का मूवमेंट काम करते समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, जैसे मैं आपको बताऊँ, एक वर्कर है, वो 2 बार चाय पिएगा, एक बार सिगरेट पीने चला जाएगा, एक बार वॉशरूम, 2 बार वॉशरूम, ऐसे करके वो हर 5-5 मिनट 10 मिनट स्पॉइल करेगा। तो फाइनली आपने देखा वो 10 बार बाहर गया, तो 10 बार इंटू 10 मिनट करेंगे तो टोटल आएगा 100 मिनट। इसका मतलब 1 आवर एंड 40 मिनट्स ही हैज़ वेस्टेड। ओके, सो वर्कर के फालतू के मूवमेंट इधर उधर जाने के वो आपको नोट करने पड़ेंगे और आपको ये पता लगाना पड़ेगा जो मूवमेंट कर रहा है वो प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव, मतलब उस मूवमेंट से आपके बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है या फिर उसका नुकसान हो रहा है। तो आप उस मूवमेंट को क्या करें, कटिंग, रिड्यूस करें। अनप्रोडक्टिव को, वेस्टफुल मूवमेंट को क्या करें, रिड्यूस कर दे। वर्कर को बोले भाई ये फालतू का वेस्ट मत कर टाइम। फिर आप एक डिज़ाइन करो सूटेबल इक्विपमेंट टूल, जिससे कि आप अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को वर्कर को बताएं कि ये देखो ये अनप्रोडक्टिव है, इसको हम कम कर सकते हैं। टू कंडक्ट मोशन स्टडी, टेलर साहब ने कहा कि ऑब्जर्व करो एवरेज वर्कर पे कि कौन क्या काम कर रहा है, सारे मूवमेंट्स नोट डाउन करो, ही इज़ डूइंग, हाउ मेनी टाइम्स ही इज़ गेटिंग अप, कितनी बार वो जगह से उठ रहा है, कितनी बार वो नीचे बेंड हो रहा है, और रिपीट इट फॉर 100 टाइम्स विद द डिफरेंट वर्कर। ऐसा आप काफ़ी सारे वर्कर्स पे करें, सभी मूवमेंट्स को आप लिखें और फिर क्लासिफाई करें कौन सा प्रोडक्टिव और कौन सा अनप्रोडक्टिव है, और ये स्ट्रैटेजी बनाए कि इन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कम करना है। टेलर ने अपने एसोसिएट फ्रैंक ग्लिब्रिथ को बोला कि रिड्यूस करो मोशन इन ब्रिक लेयरिंग फ्रॉम 18 to 5। उसने बोला ब्रिक लेयरिंग जो है, बार बार लेयरिंग जो करते हैं 18 करते हैं, उसको आप 5 पे ले आओ। टेलर डेमोन्स्ट्रेटेड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, 4 टाइम्स फास्ट हो गई। तो फाइनली आगे बात करते हैं, वाइल ऑब्जर्विंग एन एवरेज वर्कर, एक वर्कर को ऑब्जर्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो वर्कर है वो कितनी बार बेंड हो रहा है, कितनी बार टूल उठा रहा है, कितनी बार टूल बॉक्स में रख रहा है, और ऐसा करने से टूल को आप एक प्लेस पे रख सकते हैं ताकि उसकी कम से कम टाइम वेस्ट हो। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, आप कभी बाइक शोरूम गए होंगे, बाइक की सर्विस जब कराते हैं, कभी आप अंदर जाके देखें, बाइक जब सर्विस हो रही होती है उसके पास जो मैकेनिक होता है सारे टूल्स उसके आसपास रखे होते हैं, एक मशीन लगी होती है ना, उसको वो उससे हेल्प से करता है। क्यों, उससे उसका जो ये मोशन स्टडी है वो उसी के लिए बनाया हुआ, ताकि उसका मोशन कम से कम हो, वेस्टेज कम हो मोशन मूवमेंट से। तो उससे क्या होगा कि अगर हम अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कम करेंगे तो हमारा प्रोडक्टिव काम ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं ऐसा आसपास अपने शोरूम के नियरेस्ट जो शोरूम होते हैं बाइक के, उसमें आप जाके देख सकते हैं कैसे मशीनें पड़ी होती है, कौन सी वो यूज़ करते हैं। सेम एनर्जी, तो जो एनर्जी बच जाएगी वर्कर की, और एनर्जी जो है वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी में लगाए, इससे इफिशिएंसी लेवल इंप्रूव हो जाएगा फाइनली। ओके, तो टाइम स्टडी प्लस मोशन प्लस मेथड प्लस फटीग, टाइम मोशन मेथड फटीग स्टडी पूरी कंप्लीट इसमें हमने पढ़ी है। इसका नाम है वर्क स्टडी। काम में 4 टाइप की स्टडी होनी बहुत ज़रूरी है, टाइम, मोशन, मेथड, फटीग। तो मोशन स्टडी के कीवर्ड को देख लेते हैं। आपको पता लगाना कौन सा प्रोडक्टिव कौन सा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। ओके, आपको अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को खत्म करना है और कुछ ऐसा आप टूल इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करें जिससे आपके अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स कम से कम हो जाए। फाइनली आगे बात करते हैं। आज हमारा जो 2 प्रिंसिपल्स की 2 साइंटिफिक टेक्निक्स की बात हुई थी, तो एक टेक्निक हमने कर ली है, यहाँ बात हुई थी कल क्लास में, कल मैंने बताया था अगले वीडियो में हम क्या करेंगे। 2 वीडियो में, पिछली वीडियो में किया फंक्शनल और स्टैंडर्ड, आज हमने किया 3rd नंबर वर्क, और अब हम 4th नंबर करेंगे डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम।
चलते हैं आगे। साइंटिफिक टेक्निक्स और डिफरेंशियल पेज वेज सिस्टम जोर देता है कि पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज फॉर इफिशिएंट अनइफिशिएंट एम्प्लॉयज। बहुत बढ़िया बात भाई, सीधी सी बात है, हर एम्प्लॉय को सेम तनख्वाह मत दो। जो काम जितना अच्छा कर रहा है उसको अच्छा पैसा दो और जो सही नहीं कर रहा उसको कम पैसा दो। ये डिफरेंशिएट वर्ड ही सुन लो क्या लिखा हुआ है, अलग अलग वेजेस दीजिए आप। ऐसा क्यों कहते हैं टेलर साहब? टेलर साहब ने ये सिस्टम क्यों बनाया है? पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू डिफिशिएंट, ऐसा इसने बोला है जो काम करने वाला उसको अलग पैसा दो, नहीं काम करने वाला उसको अलग पैसा दो। ऐसा क्यों? एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू इफिशिएंट, और एक्स्ट्रा पैसा भी दो जो इफिशिएंट एम्प्लॉय है ताकि वो खुश होगा और वो और अच्छा काम करेगा। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू इफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट, उससे वो मोटिवेट हो जाएगा। और एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू इफिशिएंट एम्प्लॉय विल मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज टू कम द कैटेगरी ऑफ, और जो इफिशिएंट है उनको एक्स्ट्रा पैसा दीजिए, जो इनएफिशिएंट है अगर उनको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन वगैरह अपन भी करते हैं, अपने को भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। फाइनली अब वो मोटिवेट हो जाएंगे और वो भी इफिशिएंट बन जाएंगे। कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तभी दूसरों की भावना बनेगी, अपन अच्छा करते हैं अपने को एक्स्ट्रा मिलेगा। चलिए पॉइंट नंबर डी की बात करते हैं। व्हेन पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर आप पेमेंट देंगे नंबर ऑफ यूनिट के अनुसार तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया बात। जैसे हम बात करते हैं झाड़ू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, तो लेबर को कभी भी 8 घंटे के हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं। झाड़ू जो होता है उसमें झाड़ू को बांधना पड़ता है, तो पर झाड़ू का रेट होता है, मान लो 1 रुपया झाड़ू बांधने का है या 2 रुपये रेट है। तो अगर 100 झाड़ू बांधेगा एक आदमी पूरा दिन में तो उसको 200 रुपये मिलेगा। और कोई आदमी अगर मान लो 120 झाड़ू बांधेगा तो उसको 240 रुपये मिलेगा। मीन्स 2 रुपये पर झाड़ू। अब आप जितना बांध सकते हैं अपना वर्किंग आवर्स में, यू विल गेट दैट टाइप पेमेंट। सो पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। ओके, ये टेक्निक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है मोटिवेटर एम्प्लॉयज के लिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये टेक्निक्स सभी जगह जहां पर इंडिविजुअल प्रोडक्शन होता है, झाड़ू हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, जहां पर यूनिट छोटी होती है, एक यूनिट एक ही वर्कर बनाता रहता है, तो उस पर इनको ऐसा प्रोसेस लगाया जाता है। टू कंडक्ट एडप्ट डिफरेंशियल पेज वेज सिस्टम, टेलर ने जोर दिया है कंपनी फिक्स करते हैं एक्सटेंडेड वेज रेट कि वर्कर को इतना आउटपुट करेगा, इतना टारगेट करेगा तो इतना उसको पैसा मिलेगा। उससे क्या होगा, जितना अगर हायर द रेट ऑफ वेज दोज आर प्रोड्यूसिंग मोर, लेस द वेट लेस रेट, मतलब जो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा क्वांटिटी विथ मेंटेनिंग क्वालिटी देन ही विल गेट दैट रेट, और जो कम करेगा उसको मिलेगा कम पैसा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपने टारगेट सेट किया 10 यूनिट बनानी है एक दिन में और आपको 50 रुपये पर यूनिट रेट है, तो वर्कर को क्या करना है, 10 यूनिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 500 रुपये पे करना आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आउटपुट, 50 रुपये इंटू कितना यूनिट, 10 यूनिट तो 500 रुपये मिलेगा। अगर वर्कर कोई वर्कर 12 यूनिट बना लेता है तो डेफिनेटली उसको वो कह रहा है कि आप रेट बढ़ा दो, 60 रुपये पर यूनिट कर दो। इससे क्या होगा, उसको रुपया कितना मिला, 720। तो आपने देखा 10 यूनिट बनाने की टारगेट था पर उसने कितना बनाया, 12 यूनिट बनाया। 2 यूनिट ज़्यादा करते ही रेट आप बढ़ा दो, उसको 60 रुपये पर लगा। इससे क्या होगा, वो ज़्यादा मेहनत करेगा। द वर्कर इज प्रोड्यूसिंग लेस, वर्कर जो कम काम कर रहा है और उसको पेनल्टी लगाओ। अगर वो बोल रहा है, अगर वर्कर 10 यूनिट से कम बनाता है तो उसको 40 रुपये रेट रख दो। मान लो उसने बनाया 8 यूनिट तो उसके लिए 40 रुपये रख दो। उससे क्या होगा, लोअर द आउटपुट लोअर द रेट, हायर द आउटपुट हायर द रेट। तो जिससे क्या होगा, मोटिवेट होगा वर्कर और वो इफिशिएंट हो जाएगा और ज़्यादा काम करेगा। फाइनली कीवर्ड की बात करें अगर हम, तो कीवर्ड है स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर वर्कर। ये बहुत हाईएस्ट मोटिवेटर काम के रूप में काम करता है। टू डिफरेंशिएट बिटवीन इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट, इससे हमें पता लग जाता है इफिशिएंट कौन है, इनइफिशिएंट क्या है। और वायलेट्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये एक सबसे हाई स्टार 1 मार्क्स। एक ऐसी टेक्निक जो प्रिंसिपल इक्विटी में बोला है सबको बराबर पेमेंट देना चाहिए, लेकिन यहां हम देख रहे हैं किसी को 40, किसी को 50, किसी को 60, तो इट मीन्स यू आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सो हियर द क्वेश्चन कम्स, व्हिच प्रिंसिपल, व्हिच टेक्निक्स ऑफ टेलर violates the principle of Fayol? So there the answer, principle of equity, very important. Finally next बात करते हैं हम mental revolution की। आज इसी को पूरा खत्म कर देते हैं। mental revolution भी एक टेक्निक्स थी जो टेलर साहब ने हमें दी। देखते हैं क्या है इसका ऑब्जेक्ट, क्या है mental revolution की टेक्निक क्या है। इसमें कहता है कि जो भी एटीट्यूड होता है ना वर्कर का, वो मैनेजमेंट के प्रति उसको चेंज, उसको बदलें, कॉपरेशन की भावना डेवलप करें। वर्कर मैनेजमेंट में कॉपरेशन होना चाहिए। रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशन प्रिजुडाइज फ्रॉम द माइंड्स ऑफ वर्कर, वर्कर के मन में कुछ अगर दूभांत कुछ अलग चल रहा है तो उसको आप दूर करें।
मैनेजमेंट को सिस्टमेटिक थिंकिंग करानी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को। टेलर साहब कहते हैं कि हर संस्था में वर्कर फील करते हैं कि मैनेजमेंट उनका शोषण कर रहा है, वर्कर फील करते हैं कि मैनेजमेंट हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें ज़्यादा काम दे रहे हैं, हमें एक्सेस काम मिला हुआ है, जबकि पैसा हमें कम दे रहे हैं। दूसरी तरफ मैनेजमेंट को फील होता है वर्कर जो हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, वो हमारे साथ पॉलिसीज़ लगा रहे हैं, वो हमारा इक्विपमेंट को डैमेज कर रहे हैं, वो हमें केयरलेसली हमारा काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि वर्कर को फील ही नहीं हो रहा कि मैं जो है वो काम नहीं कर रहा हूँ। दोनों ग्रुप में आपस में बोथ ग्रुप सस्पेक्ट, दोनों आपस में संदेह रखते हैं। मैनेजमेंट सोचता है ये ऐसे बेकार है, तो वर्कर सोचता है मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो इन दी टेक्निक ऑफ मेंटल टेक्निक क्या कहती है कि आपको चेंज करना पड़ेगा माइंड, बदलाव लाना पड़ेगा पॉजिटिव थिंकिंग में, ताकि आपस में कॉपरेशन हो। अगर आपस में कॉपरेशन होगा तभी वो काम पूरा होगा, संस्था गोल अचीव करेगी। तो फाइनली मिसलेनियस MCQ क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज आर देयर, यू कैन गो थ्रू इट till here. Once you complete, you can go to the answer, you can check. If you find uncomfortability कि आंसर नहीं आ रहा, सर मेरे समझ में नहीं आ रहा, you can again read 3 line to line, then again you can go. फिर भी नहीं समझ में आता, so you can write down to the comment box. इससे बढ़िया पढ़ाई का तरीका नहीं है, ये स्लो जरूर है, शॉर्टकट नहीं है। बोर्ड में एक एक लाइन लिख के दे देना, छू मंत्र से बोल देना, हु हा कर देना, वो सही नहीं है बच्चों। मैं आपको बता दूं हो क्या रहा है, अभी पूरा यूट्यूब चैनल में सब ऐसे शॉर्टकट्स पढ़ा रहे हैं। शॉर्टकट पढ़ाई आपकी सक्सेस नहीं देगी। आपको 90+ लाने के लिए आपको 1 लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, एंड यू हैव टू गिव द सिंसियर डिवोट। सो फाइनली द डिवोशन विल वर्क। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वॉच माय चैनल and do the studies sincerely, and if you feel happy, अगर आपको लगता है वाकई मजा आ गया, then you comment, then you subscribe my channel and also promote the channel। दूसरों का भी भला करे बच्चों, क्योंकि ये निःशुल्क है, अभी मैं कुछ पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सबका भला ऐसे ही हो। ओके, सो बी विथ मी with Let's Do Commerce and अगेन इन श्री बिजनेस चालीसा। आगे हम स्टार्ट करेंगे एडवांटेज एंड मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स, और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो फाइनली थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ। ओके, बाय बाय।